बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें एक फंक्शन दिया गया है, रैशनल फ्रैक्शन दी गई है, एल्जेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको इंटीग्रेट करना है, देखना है कि कौन सा वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन है। तो आइए देखते हैं इसकी तफसीलात को भी। जिस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है उसको आई के को रख लेते हैं। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और 3x प्लस 1 dx। इसमें हम ये करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगी। पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मैं कहूँ 3/2 प्लस 5/7 दो फ्रैक्शन हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो इसका लेंगे हम एलसीएम। 2 × 7 14 हो जाएगा एलसीएम। 7 3 = 21 और 5 2 = 10। तो ये आंसर बन जाता है 21 और 10 31/14। ये दो फ्रैक्शंस अलग अलग थी, हमने उनको ऐड किया और ये आंसर आ गया है। तो हमने ये जो काम किया ना, ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। उससे क्या होता है कि एक सिंगल फ्रैक्शन आ जाती है। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि ये फ्रैक्शन दी गई है 31/14 और हमसे ये कहेंगे कि बताइए कि ये फ्रैक्शन किन फ्रैक्शंस को ऐड करने से आई है। तो जिन फ्रैक्शंस को ऐड करने से आई है उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो 31/14 की जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो हैं 3/2 और दूसरी है 5/7। प्लस बीच में डाल के हम कहते हैं कि ये इनका सम जो है वो ये बनता है। अब इनको कंपोनेंट फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कंपोनेंट फ्रैक्शंस आप इनको कह सकते हैं। तो ये समझ आ गई कि पार्शियल फ्रैक्शंस किन को कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस को ढूंढने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो एडिशन के प्रोसेस से आपके पास सिंगल फ्रैक्शन आती है, और ये जो एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस है ना, कि ये वाला जो आंसर है या नंबर है ये किन को जमा करने से आया था या किन को जमा करने से आता है, वो जिन को जमा करने से आता है उनको ढूंढने का जो प्रोसेस होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स के हवाले से बात सुनी हुई होगी, पढ़ी होगी, वेक्टर रेजोल्यूशन होती है। उसमें सबसे पहले क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर यूं, दूसरा वेक्टर ऐसे, एक और वेक्टर ऐसे जोड़ते जा रहे हैं हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। फिर हम शुरू वाले की टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देते हैं। ये जो नया वेक्टर आता है ये पहले तीनों का रिजल्टेंट होता है।
ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाई और हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। ये एडिशन हुई, ये ऐसे है जैसे दो फ्रैक्शंस को जमा करके एक सिंगल फ्रैक्शन बना दी, यहाँ तीन वेक्टर्स को जमा करके एक सिंगल वेक्टर बना दिया। अब इसका रिवर्स देखिए, वो रेजोल्यूशन होगा कि एक वेक्टर को ये बताना कि ये किन वेक्टर्स का सम है, ये किन वेक्टर्स को ऐड करने से ये आया है। ये जो प्रोसेस होगा इसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन। वेक्टर्स के लिए तो बेशुमार ऑप्शंस होती, देयर आर इन्फिनिट ऑप्शंस कि किन वेक्टर्स का ये सम है। देयर आर इन्फिनिट ऑप्शंस ऑलवेज। तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर फिर क्या करते हैं कि जब इन्फिनिट ऑप्शंस हैं तो फिर इन्फिनिट ऑप्शंस में से एक यूनिक ऑप्शन ये होती है, एक सिंगल ऑप्शन उन इन्फिनिट में से एक ऐसी होती है जिसमें वो जो कंपोनेंट वेक्टर्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इसी वेक्टर की मिसाल ले लीजिए, एक वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा नहीं, ये ऐसे, ये वो वाली मिसाल के हिसाब से ड्राइंग डिस्टर्ब होगी। ये ऐसी कई सारी ऑप्शंस बनती हैं बेशुमार, जितने मर्जी वेक्टर जोड़ जोड़ के आखिर पे आपने इधर मिलाना साथ। एक और ऑप्शन वो ये है कि यहाँ पर दो वेक्टर ऐसे हैं जो आपस में 90 डिग्री पर हैं। एक वेक्टर यहाँ ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ये जो दो वेक्टर हैं फिर इनको जस्ट डिस्कस किया जाता है, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर रेजोल्यूशन में फिर सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है, बाकी जितनी भी इन्फिनिट ऑप्शंस है ना वो ज़ेरे गौर नहीं आती। तो बहरहाल ये जो फ्रैक्शंस की सूरत में ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिट ऑप्शंस हैं, चाहे वो फ्रैक्शन सादा नंबरों में तो पॉसिबल है, लेकिन ये जो इसमें 3/2 + 5/7 इस तरह और भी फ्रैक्शन साथ प्लस माइनस की जा सकती हैं ऐसी जो आपस में खुद ही कट जाएंगी। तो बहरहाल बात ये बनी कि सम का रिवर्स प्रोसेस ये है रेजोल्यूशन, चाहे वो वेक्टर्स की रेजोल्यूशन हो चाहे वो फ्रैक्शंस की रेजोल्यूशन हो, और नंबर्स वाली फ्रैक्शंस की रेजोल्यूशन हो चाहे ये एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस की रेजोल्यूशन हो। ये तो हुई बात कि पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते किनको है और पार्शियल फ्रैक्शंस किसका नाम होता है। अब इनको फाइंड कैसे करना होता है, ये जो प्रोसेस इनको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है ना वो प्रोसेस हमेशा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पे अप्लाई होगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पर। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, ये देखें, पहले सादा फ्रैक्शन देखिए, 3/7 मैंने लिखा है, ये ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस सूरत में भी इम्प्रॉपर होती है जब ऊपर नीचे बराबर हो, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये है नंबर्स की शक्ल में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये 10 को डिवाइड करेंगे 7 पर, 7 × 1 = 7, तो ये आ गया, ये ऊपर वाला नंबर जो साइड पे आएगा, नीचे जो 3 है ये ऊपर यहाँ आएगा और ये 7 यहाँ। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ये जो मिक्स्ड होती है असल में क्या होता है, 1 + 3/7 होता है। ये एक होल नंबर होता है और साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बीच में प्लस डाला नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि हमेशा ही प्लस होना होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं लिखेंगे फिर भी यहाँ प्लस ही समझा जाएगा। तो जब हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाते हैं तो क्या करते होते हैं, 7 इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, इसमें प्लस कर देते हैं। 7 1 ज़ार 7, 7 + 3 10/7 लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम लेके देखें, इसका एलसीएम क्या बनता है, 7 7 1 ज़ार 7 + 3, तो वही काम किया आपने, 7 1 ज़ार 7 + 3 10, तो 10/7 हो जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, उनके बीच में प्लस हुआ करता है। जैसे ये नंबरों का केस है ऐसे यहाँ भी केस होता है, लेकिन यहाँ पर फैसला जो करना है कि इम्प्रॉपर कौन प्रॉपर कौन, वो नंबर्स को देख के यहाँ नहीं है, यहाँ डिग्री देखी जाएगी। इसमें ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है। हम यहाँ सिर्फ डिग्री चेक करेंगे, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2। इन नंबरों को 3 को 6 को, ये कोएफिशिएंट्स को नहीं देखेंगे। देखें इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट पहली रकम का 1 है, तो इस हिसाब से लगता है जैसे ये इम्प्रॉपर बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोएफिशिएंट्स का चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो वो डेफिनेशन नहीं होगी। हमने सिर्फ डिग्री चेक करनी, इसकी 1 इसकी 2, तो ऊपर वाली की डिग्री कम है, नीचे वाली डिग्री ज़्यादा है। जबकि यहाँ क्या था, नंबर ऊपर वाला कम नीचे वाला ज़्यादा। तो इन नंबरों की जगह पर क्या आ गई, उस जगह डिग्री उसकी आ गई। डिग्री भी खुद नंबर होता है एक, तो नंबर का ही नंबर के साथ कंपैरिजन है, लेकिन ये नंबर है, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री। तो बाकी बात उसी तरह से, इसकी डिग्री से बड़ी हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इसकी डिग्री बड़ी हो और इसकी डिग्री छोटी हो इम्प्रॉपर होगा, इसकी डिग्री बराबर हो फिर भी इम्प्रॉपर होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन पे अप्लाई होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह की फ्रैक्शन जो 3/7 जैसी। तो सबसे पहले जब भी हमने ये अप्लाई करना होगा, हम देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन दी गई है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या ये। अगर प्रॉपर ना हुई तो ज़ाहिर है वो फिर इम्प्रॉपर होगी। तो इम्प्रॉपर को क्या करेंगे, हम डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसमें एक होल पोर्शन आएगा, ये नंबरों में एक होल पोर्शन आता है, लेकिन अलजेब्रे में क्या आएगा, एक पोलिनोमियल आएगी, सादा सी एक पोलिनोमियल आएगी और साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। फिर हम वो प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो ये चूँकि पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इस पे तरीक़ेकार अप्लाई कर देंगे। इसको नंबर 1 कह लेते हैं फ़िलहाल। ये डिनोमिनेटर की कहते हैं फैक्टराइजेशन। कंसीडर, जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का प्रोसेस अप्लाई करना है तो जो डिनोमिनेटर है वो इन फैक्टर्स फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। कंसीडर x² - x - 6 इक्वल टू x², इसमें -3 का और +2 का पेयर बनेगा। 6 के 2 फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनके सम उनका -1 आता हो और प्रोडक्ट -6 आता हो, तो वो बने -3 और 2। -3 और 2 को सम करें तो -1 आता है और मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। इस तरह से हमने ये पार्टीशन करनी होती है। मिड टर्म को तोड़ के दो टर्म्स बनानी होती हैं। इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ से फिर कॉमन लेना होता है, जो कॉमन आए x - 3, इधर से 2 कॉमन आ रहा है x - 3, फिर ये बन जाएगा x + 2, ये बन जाएगा x - 3।
तो ये फैक्टराइज फॉर्म में हो गया। 10 इक्वेशन 1 becomes I equal to 3x plus 1 over x plus 2 into x minus 3 dx। अब इसको हम नंबर 2 कह लेते हैं। यहाँ से आगे अब प्रोसेस शुरू होगा। लेट थ्री एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। इसको हम कहते हैं जी नंबर 3। इसमें क्या किया है, ये कैसे सपोज किया है। हम चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन तलाश कर रहे हैं, रिसर्च करने वालों ने ये कहा है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इन्हीं फैक्टर्स ने ही उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स बनना होता है जिन फ्रैक्शंस को हम तलाश करने जा रहे हैं। जितने फैक्टर्स होंगे उतने वो फ्रैक्शंस के चांसेस होते हैं। एक फैक्टर ये था, ये समझ लिया कि वो जो फ्रैक्शन तलाश करनी है ना, उनमें से एक का डिनोमिनेटर ये है, और ये दूसरा फैक्टर है, ये उन फ्रैक्शंस में से एक का डिनोमिनेटर ये है। अब रही बात के न्यूमरेटर क्या होंगे, वो अभी मालूम नहीं है। उसकी जगह पर एक अननोन लेटर लिख दिया है, कैपिटल है कैपिटल बी। आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, इसी का रवाज है, और कैपिटल के साथ लिखने का रवाज है। तो हम ऐसा ही करेंगे ताकि मंजर आम पर जो स्टाइल चलता है वही वाला हो, ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। अदरवाइज़ आप कुछ भी लिख सकते हैं, टी कैपिटल यू ऐसे का भी लिख सकते हैं, या स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल लिखने। ये तो हुआ इस तरह के। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये वाली, ये जो बन गई अब इक्वेशन से, ये है आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो x की हर वैल्यू के बदले में दुरुस्त हो। मिसाल के तौर पर एक है, यहाँ से लेते हैं जी x प्लस 2 इक्वल टू 9। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा वो नंबर है जो x की जगह पुट किया जाए तो इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि सर ये 7 आएगा, 7 प्लस 2। अब इसके अलावा कोई नंबर सोचा जाए तो वो मुमकिन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 7 ही इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है ना, इसको बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन है ये। और अगर यूं हो कि वो x की वैल्यू जो मर्जी लगाई जाए, आंसर बराबर ही आए। मिसाल को बता 2x माइनस एक्स प्लस 1, तो x की जगह जो चाहे लगाएं आप। यहाँ पे चले 4 लगा लें, 10 लगा लें x की जगह। 10 प्लस 1 11 हुआ। यहाँ 10 पुट करें, 10 टू द 20, 20 में से 10 आ गया, 10 प्लस 1 11। इधर भी
ज़ीरो लगा लें, एक्स की जगह ज़ीरो लगाएं, जवाब 1 है, इधर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रैशनल, इर्रेशनल, कम्प्लेक्स, किसी तरह का भी नंबर आप लगाएंगे यहाँ तो ये लेफ़्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड। ये आइडेंटिटी बनाते कैसे हैं? बिल्कुल आसान काम है। एक साइड जो आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिख लें एक साइड पे, उसी साइड को ही बस शक्ल चेंज करके दूसरी साइड पे लिख देना है। ये देखें x + 1 था तो मैंने x को क्या लिख दिया, 2x - x। 2x - x x ही होता है। तो जस्ट एक एक्सप्रेशन लिखा है आपने, उस एक्सप्रेशन की एक ज़ाहरी शक्ल बदला के दूसरी साइड पे लिख दीजिए, तो ये जो इक्वेशन ही बनेगी तो ज़ाहिर है वो लेफ़्ट और राइट साइड है तो सेम ही, आपने शक्ल ही बदलाई और तो उसकी वैल्यू पे तो कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए जैसे ये इस तरह से आइडेंटिटी बनती होती है। आइडेंटिटी को जब सॉल्व किया जाता है ना तो उसमें कुछ भी नहीं आता, 0 = 0 या 1 = 1 ऐसे कुछ आ जाता होता है आंसर। मसलन इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -7, और इसको सॉल्व करें x + 1 और ये x + 1, ये दोनों टर्म लेफ़्ट पे शिफ्ट करें x से, या x शिफ्ट कर लें और ये 1 उधर शिफ्ट कर दें, ये 0 = 0। आइडेंटिटी हमेशा ऐसे होता है, वो 0 = 0 आएगा आइडेंटिटी में। जो भी इक्वेशन आइडेंटिटी होगी उसको हल करेंगे तो 0 = 0 आ जाएगा, और जो आइडेंटिटी नहीं होगी वहाँ से x की कोई ना कोई कीमत आएगी। आइडेंटिटी में x भी कट जाता है, कांस्टेंट भी कट जाता है, सब 0 = 0। ये है आइडेंटिटी की पहचान कि आइडेंटिटी को हल करते हुए ये होता है। आइडेंटिटी बनती कैसे है? एक एक्सप्रेशन लेके वैसा ही उसकी शक्ल बदला के दूसरे साइड पे लिख दीजिए। अब ये मैं आइडेंटिटी क्यों समझा रहा हूँ आपको, इसलिए कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये आइडेंटिटी है। ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने, ये किसका सामने जी? इन दोनों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ये इसकी मुतबादल शेप है। इन दोनों का सम यही बनना है, तो ये और ये क्या हुआ? सेम चीज़ होगी, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में ये होता है कि x की वैल्यू जो दिल करे पुट करें वो ट्रू निकलता है आंसर। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑलवेज आर इक्वल। जो दिल करे आप x की जगह पुट कर सकते हैं आइडेंटिटी के अंदर, वो हर हाल में वो ट्रू निकलती है इक्वेशन। तो इस तरह ये आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी को आगे जो मर्ज़ी प्रोसेस चलाते जाएं, मल्टीप्लिकेशंस करते जाएं, एडिशंस करते जाएं, सब्ट्रैक्शंस करते जाएं, डिविजन्स करते जाएं, हर आने वाले स्टेप में जो नई इक्वेशन बनती जाएगी, शेप चेंज होती जाएगी, हर इक्वेशन ही आइडेंटिटी होगी। तो दिस इज़, आप इधर भी लिख सकते हैं दिस इज़ एन आइडेंटिटी, और आगे जाके कहीं पर भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यूँ करते हैं, ये डिनोमिनेटर्स ख़त्म करते हैं और x + 2x - 3 जो है ना इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग both sides of equation number 3 by x + 2 multiplied by x - 3, we get, अब देखें, x + 2 multiplied by x - 3 multiplied by 3x + 1 x + 2 multiplied by x - 3 equal to x + 2
इंटू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ वो साथ वाला ये रह गया एक्स माइनस 3, इधर लिख लेते हैं एक्स माइनस 3, ये दोनों इकट्ठे लिखते होते हैं, ये रह गया था एक्स प्लस 2। अब अगली नेक्स्ट टर्म के लिए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इंटू बी ओवर एक्स माइनस 3। अब देखें ये दोनों फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी ना अगले क्वेश्चंस में, ये हमने यूं का के लिख के नहीं लिखना, ये डायरेक्ट ही जो अभी आंसर लिखने लगा ना ये वाला हम ये लिखा करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आसान है, आप ये जानते हैं पहले से, और अगर पहले नहीं भी जानते थे तो आप पता चल गया कि ये कैसे आएगा। तो बहरहाल ऐसे इसके फ़ौरन बाद हम ये वाला स्टेप लिखा करेंगे, ये जो साथ साथ लिखने वाला काम है ना ये नहीं किया करेंगे, और इसको साथ है नंबर लगा लेना 4। अब हम चूंकि ये आइडेंटिटी है, दिस इज़ एन आइडेंटिटी, दिस इज़ एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में एक्स की हर वैल्यू अलाउ होती, जो मर्ज़ी पुट करें। तो जो मर्ज़ी जो चीज़ है, जो चाहे एक्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। जब हमें इजाज़त मिल जाए कि जो मर्ज़ी पुट करे, तो फिर हमारा इंसान का एक कुदरती तौर पर नेचुरली चीज़ पाई जाती है कि आसान काम क्यों ना किया जाए, ऐसा कोई ऑप्शन देखा जाए जिसमें ना आसानी है। तो उसमें ये होता है कि ये देखो यहाँ अगर 3 में दर्ज कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 बी बन जाएगा, तो एक ए ख़त्म हो जाएगा, बी बच जाएगा। और अगर मैं -2 यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ -2 यहाँ -2, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये ए बचेगा। तो इसमें आसानी तलाश करते हैं। तो ये जो क्या होता है, ये नंबर कौन सा पुट फिर करना चाहिए जिसमें आसानी हो, वो यही जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये वाले फैक्टर्स, इनको बारी बारी इक्वल टू 0 लगा लेते होते हैं उस एक्स की वैल्यू तलाश करने के लिए। ये देखें आप लिखेंगे हम पुटिंग एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 implies x equal to -2 in equation number 4 we get 3 into -2 plus 1 equal to a into -2 minus 3 plus b into -2 plus 2। -2 प्लस 2 ज़ीरो होता है, 0 मल्टीप्लाई बी 0 हो जाएगा, लिहाजा ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 बन गई सारी, -5a हो जाएगा ये, और ये माइनस का 6 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 2s are 6 -6 प्लस 1 -5। अब ए की वैल्यू ढूंढने के लिए ए का कोएफिशिएंट ख़त्म करना है यहाँ से, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 ओवर -5। यूँ a की वैल्यू आ गई प्लस का 1। ये वो जो हमने न्यूमरेटर सपोज किए थे ना कि ये क्या आने, यही अब ढूंढने हमने, तो a की जगह 1 आएगा, ये हमने तलाश कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगला फैक्टर इक्वल 0 पुट करेंगे, x प्लस 2 किया था, अब x माइनस 3 पुट करते हैं। पुटिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0, पुटिंग x
-3 equal to 0. This implies x equal to 3 in equation number 4 we get तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इसके अंदर x की जगह +1 इक्वल टू a 3 - 3 प्लस b 3 + 2 ये 0 हो जाएगा। ये 3 3 ज़ा 9 9 और 1 10 और ये 5b आ जाएगा 5b। तो जब 5 पे डिवाइड कर देंगे 10/5 आएगा तो इस नतीजे में क्या बनेगा b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह का कि वो जो सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन थी ना उसका न्यूमरेटर मालूम हो गया। ये जो कैपिटल A कैपिटल B न्यूमरेटर्स के तौर पर हमने सपोज किए हैं ना, इनको कोएफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस भी कहा जाता है। हैं तो वो न्यूमरेटर्स, लेकिन इनको कोएफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस का नाम भी देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये A और B आ गया। अब हम A और B को इक्वेशन नंबर 3 में लगा लेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा कि ये जो फ्रैक्शन है ना ये इसके इक्वल है। वो फिर जो बन जाएगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 10 इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, वो कैसे A और B को हमने वहाँ यूज़ करना है 3 में। 10 इक्वेशन नंबर 3 becomes I इक्वल टू आई नहीं, वो जो फ्रैक्शन थी अभी 3x + 1 x + 2 इंटू x -3 इक्वल टू a की वैल्यू 1 आई थी 1/x + 2 और b की वैल्यू 2 आई है 2/x -3। अब देखें ये पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई हैं। ये बता रही हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये देखें हम थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क करते हैं ये चेक करने के लिए कि वाकई ऐसे है। इनका एलसीएम बनता है, यहाँ छोटा सा करके लिख लेते हैं x + 2 x + 3 x -3 सॉरी x -3, ये एलसीएम हुआ। तो अब x -3 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x -3 बन जाएगा और x + 2 उधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2x + 4। ये बन गया 2x और x 3x और +4 - 3 +1 तो ओवर x + 2 इंटू x -3। देखो वही फ्रैक्शन बन गई लेफ्ट साइड वाली। तो हमने इसके जो कंपोनेंट फ्रैक्शंस हैं वो तलाश कर ली। इसको हम नंबर लगा लेते हैं 5, पहले 4 तक पहुंचा हुआ नंबर। यूजिंग 5 in 2 using equation number 5 in equation number 2 we get। तो ये इतने प्रोसेस में हमने जस्ट पार्शियल फ्रैक्शंस ढूंढी हैं। अब इंटीग्रेशन की बारी आ रही है। तो ये देखिए ये फ्रैक्शन जो है ना इसके इक्वल है, लिहाजा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखें ये देखें इसकी जगह वो a/b वाला पोर्शन यहाँ पुट होगा इसकी जगह पर। I = इंटीग्रल ऑफ
1/x+2 प्लस 2/x-3 ये बन गया उसकी जगह पर। वो जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी वो ये बन गई। अब जब फर्स्ट फ्रैक्शन हो जाती है ना, उसके बाद ज़्यादा काम नहीं होता। आपने हर फ्रैक्शन का अलग अलग इंटीग्रल लिखना होता है यूँ, और ये जो 2 है इसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो मल्टीप्लाई की शेप में होते हैं उनको हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिख सकते हैं। अब इनकी करनी इंटीग्रेशन। इस पे लगता है फार्मूला नेचुरल लॉग ऑफ, कि निचले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब x+2 का डेरिवेटिव होता है 1, x का 1, 2 का 0, तो ओवरऑल ये 1 बना, तो 1 बनता है, 1 न्यूमिनेटर में है, शर्त पूरी है, लिहाजा इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x+2। इसी तरह x-3 का डेरिवेटिव भी 1 बनता है, वो ऊपर मौजूद है, शराइत पूरी है, लिहाजा इसका इंटीग्रल बन गया i = नेचुरल लॉग ऑफ x+2। ये ना एब्सोल्यूट वैल्यू की ये सिंबल लगाते हैं इसलिए कि लॉग जो फंक्शन होता है ना, ये नेगेटिव नंबर पे अप्लाई नहीं होता। नेगेटिव नंबर के लिए ये अनडिफाइंड चीज़ है, तो ये मॉड इसलिए लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की जो सिंबल इसलिए लगाते हैं कि इसकी जो भी अंदर वैल्यू बने वो पॉजिटिव बना के उस पे ऊपर लॉग लगाएगा। अगर ये बात कन्फर्म हो कहीं पर कि x+2 नेगेटिव नहीं होना कभी भी, तो फिर आप ये मॉड, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो अलामत है, इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। 2 नेचुरल लॉग ऑफ x+3 x-3 यहाँ माइनस आगे प्लस c, दोबारा लिख लेते हैं, i = नेचुरल लॉग ऑफ x+2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x-3 प्लस c। अगर हम चाहें तो ये 2 जो है इधर पावर में चला जाएगा, लॉगरिदम का एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 इसकी पावर बन जाएगा अगर बनाना चाहें तो। अदरवाइज आंसर इसी तरह ही है बुक में, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह के थोड़ा सा ये काम लंबा है इन क्वेश्चंस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को ज़रूर समझ आ गई होगी, पूरी तफसील के साथ हर बात बताई गई है। अगर फिर भी कोई मिसिंग हो या आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और शेयर तो हर हाल में कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको साथ साथ वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में आला तरीन कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।